नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस में। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहां आपको एनसीईआरटी बेस्ड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे। निश्चित ही ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 1937 के प्रांत चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी? कि 1937 के प्रांत चुनाव में कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 3 ऐसे प्रांत थे जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और 2 ऐसे प्रांत थे जहां कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। वो थे पंजाब और बंगाल। देखिए, 1937 का प्रांतीय चुनाव 11 प्रांत में हुई थी, ठीक है, 11 प्रांत में, ठीक है, जिसमें से कांग्रेस 5 प्रांतों में बहुमत, कांग्रेस 3 प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी। 3 प्रांत कौन कौन से थे? सबसे बड़ी पार्टी बम्बई, असम, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ठीक है। 2 ऐसे प्रांत जहां कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, ठीक है, नहीं बना पाई। वो प्रांत थे पंजाब और बंगाल, ठीक है, पंजाब और बंगाल। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर यहाँ सरकार बनाई थी, जबकि बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषि प्रजा पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था। बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। कथन 2 है इस मिशन के अध्यक्ष स्टुअर्ट क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। बिल्कुल सही है, यह कथन भी सही है। जब द्वितीय विश्व चल रहा था तो भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन के अध्यक्ष क्रिप्स को बनाया गया, जो लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, ठीक है। कथन नंबर 30 देख लीजिए। इस कथन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। बिल्कुल गलत है। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित नहीं करना था, बल्कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना था। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना था। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 और कथन 2 सत्य है, जबकि कथन 3 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया? ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन विक्रम बत्रा। ऑप्शन नंबर डी है मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, देखिए अशोक चक्र जो है शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए घटनाक्रम को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। काकोरी संयंत्र केस, दूसरा है बारदोली सत्याग्रह, तीसरा है चटगांव सरकारी सत्याग्रह लूट, चौथा है नौजवान भारत सभा की स्थापना। देखिए काकोरी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी संयंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुई थी। चटगांव सरकारी सत्याग्रह 1930 को हुई थी और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 को हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काकोरी संयंत्र केस 1925 में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया था। चटगांव सरकारी सत्याग्रह लूट 1930 मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने सरकारी सत्याग्रह को छापा मारकर लूट लिया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा 1926 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की थी। बिल्कुल सही है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता स्थापित हुई थी। बिल्कुल सही है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता स्थापित हुई थी। कथन नंबर 3, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। ये भी सही है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तीनों कथन सही है। देखिए 1916 के जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में दो बार याद रखिएगा, नरमपंथी और गरमपंथी दल में पुनः समझौता हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पुनः समझौता हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के मतलब अलग निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो बिल्कुल सही है, अलग निर्वाचन मंडल का स्वीकार किया था। तो तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3। तो ये खाली 4 काट दीजिए, ऑप्शन में थोड़ा गलती है, 1 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 और 3। इस अधिवेशन का थोड़ा देख लीजिए, लखनऊ अधिवेशन का एक नाम है, ये लखनऊ अधिवेशन का दूसरा नाम कांग्रेस लीग है। याद रखिएगा, कांग्रेस लीग है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में है सेरीकल्चर 1 नंबर में, बी में है पीसी कल्चर, सी में है विटीकल्चर और डी में है हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या? सेरी होता है रेशम के कीटों का पालन, क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन। पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर मत्स्य पालन। पीसी कल्चर कैसे बोलते हैं? मत्स्य पालन। उसके बाद विटी कल्चर कैसे कहते हैं? तो विटी कल्चर होता है अंगूर पालन। हॉर्टिकल्चर सब्जी या फलों और फूलों की खेती करना होता है। सेरीकल्चर रेशम और कीटों का पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विटी कल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर सब्जी और
फूलों और फलों की खेती। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय के क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में इसका उत्तर चुनिए। देखिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। देख लीजिए, हिमालय को जो है प्रादेशिक तौर पे जो बांटा गया है 4 भाग में, सिंधु, सतलज, सिंधु टू सतलज को बोला जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय याद रखिएगा। सतलज टू काली नदी याद रखिएगा, सतलज टू काली। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जिसे उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं, कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। काली टू तीस्ता नदी, थोड़ा बड़ा है, काली टू तीस्ता नदी, काली टू तीस्ता नदी को कहते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तीस्ता टू दिहांग, तीस्ता टू दिहांग नदी, तीस्ता टू दिहांग, दिहांग नदी को कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सतलज टू सिंधु टू सतलज 4, कुमायूं हिमालय सतलज टू काली, सतलज टू काली। नेपाल हिमालय काली टू तीस्ता नदी, असम हिमालय तीस्ता टू दिबांग नदी। तो हो जाएगा 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीर हिमालय की झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कथन ए में है डल झील, मीठे पानी की झील, वुलर झील, खारे पानी की झील। कथन 3 है पागोंग सो झील, खारे पानी की झील। कथन 4 है सोमोरिरी झील, मीठे पानी की झील। देखिए, डल झील मीठे पानी की झील बिल्कुल सही है, ठीक है। वुलर झील खारे पानी की झील बिल्कुल गलत है। वुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सा झील है? वुलर झील। ऑप्शन कथन सिंह है पागोंग सो झील, पागोंग सो झील खारे पानी की झील बिल्कुल सही है। पागोंग सो झील कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा पर पागोंग सो झील जो खारे पानी की झील है, ठीक है। चौथा है सोमोरिरी झील, ये मीठे पानी की झील, ये गलत है। सोमोरिरी झील भी खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है जो लद्दाख में है, जो लद्दाख में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सम्मिलित है? तो सम्मिलित है 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कह रहा है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मॉलिसिस बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मॉलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है नागालैंड, ऑप्शन 2 है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। क्वेश्चन है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मॉलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है मिजोरम। मॉलिसिस बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिजोरम मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। क्योंकि मॉलिसिस बेसिन, क्योंकि यह मृदुल और
असंगठित चट्टानों से बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 में सैंडल पीक, कथन नंबर 2 माउंट डियो वैली, कथन नंबर 3 माउंट कायोब, कथन नंबर 4 माउंट थुलियर। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप द्वीप समूह में, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट पर। सवाल है कि कुछ पर्वत श्रेणी के नाम दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि उपयुक्त चोटी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप द्वीप समूह पर, ऑप्शन सी में है पूर्वी हिमालय पर्वत श्रेणी पर, ऑप्शन डी है पर पश्चिमी घाट पर। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। देखिए, ये सैंडल पीक जो है, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उसके बाद माउंट डियो वैली मध्य अंडमान में अवस्थित है, अंडमान में अवस्थित है। माउंट कायोब दक्षिण अंडमान में अवस्थित है, चौथा है माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, देख लीजिए। देखिए, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, माउंट डियो वैली मध्य अंडमान में स्थित है, माउंट कायोब दक्षिण अंडमान में अवस्थित है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। सैंडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, और माउंट थुलियर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नदी प्रवाह प्रतिरूप के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची को मिलाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप, तो वृक्षाकार प्रतिरूप। ऑप्शन बी है जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो तो उसे अर्य प्रतिरूप कहा जाता है, या इंग्लिश में रेडियल। ठीक है, क्या लिखा देखिएगा, रेडियल। तो ऑप्शन सी है जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर एवं सहायक नदियाँ उसके समकोण पर काटती है या मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप। ऑप्शन सी एक बार फिर देखिए, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर एवं सहायक नदियाँ उसके समकोण पर मिलती है तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ऑप्शन डी है जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र प्रतिरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा वृक्षाकार प्रतिरूप, बी का हो जाएगा अर्य प्रतिरूप, सी का हो जाएगा जालीनुमा प्रतिरूप और डी का हो जाएगा
अभिकेंद्र प्रतिरूप। तो हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में अफवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों के घटते हुए क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। देखिए किस नदी का अफवाह क्षेत्र कितना बड़ा है, उस अनुसार घटते क्रम पे व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है भारत में? तो गंगा नदी का। उसके बाद सिंधु नदी का ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद कावेरी। तो उसका उत्तर हो जाएगा 3 1 2 4। तो ऑप्शन किस ऑप्शन पे है? 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी पे है 3 1 2 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का यानी सूखा रहने का क्या कारण है? ठीक है, तो कथन ए में है तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पर्वतों के समांतर पड़ता है। देखिए कथन नंबर 1 कह रहा है तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है। तो अब कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है, समांतर पड़ता है, जिस कारण तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है। कथन नंबर 2 है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के विस्तृत छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिस कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, 9 के बराबर वर्षा होती है। तो कथन नंबर 2 भी सही है, कथन नंबर 2 भी सही है। देखिए ये भारत का दक्षिण क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भारत के दक्षिण से टकराकर 2 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग को अरब सागर शाखा कहते हैं और दूसरे भाग को बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, अरब सागर की शाखा आगे जाकर 3 उपशाखाओं में बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे जाकर 2 उपशाखाओं में बढ़ जाती है। देखिए अरब सागर की शाखा, जैसे अरब सागर की शाखा से जब मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून में प्रवेश करती है तो यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर इस तटीय इलाकों में भारी वर्षा कराती है, जबकि तमिलनाडु का क्षेत्र इस पहाड़ के विस्तृत छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिस कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें गुजरती है तो ये पवनें तमिलनाडु के पहाड़ के समानांतर पड़ती है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सोलास वन पाए जाते हैं। भारत में सोलास वन कहाँ पाए जाते हैं? कथन नंबर 1 है नीलगिरी पहाड़ी पर, कथन 2 है विंध्याचल पहाड़ी पर, कथन 3 है अन्नामली पहाड़ी पर, कथन 4 है पालनी पहाड़ी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सोलास वंश भारत में नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और पानली पहाड़ी पर पाया जाता है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ समुद्र किनारे समुद्र तट से निकट है तथा भूमध्य रेखा के निकट है, जिस कारण इन पहाड़ियों की ऊंचाइयों में शीतोष्ण कटिबंध टुंड्रा वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, जबकि इस पे शीतोष्ण कटिबंध ही सोलास वन पाए जाते हैं। जबकि इन पहाड़ियों के निचले हिस्से में उष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। 1 और 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है 1 3 और 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए सूची 1 में जैव मंडल दिए हुए हैं। बायो रिजर्व सेट भारत में कुल 18 बायो रिजर्व क्षेत्र हैं। 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, ठीक है, जिसमें
यूनेस्को में 12 शामिल है। ठीक है, देखिए पहला है ए में नंदा देवी, तो नंदा देवी किस राज्य में है? बी में है नोकरेक, नोकरेक किस राज्य में है? सी में है डिब्रू सेखोवा किस राज्य में है? चौथा है डी नंबर में अगस्तमलाई किस राज्य में है? देखिए नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नोकरेक किस राज्य में है? तो नोकरेक मेघालय में है। डिब्रू सेखोवा कहाँ है? तो डिब्रू सेखोवा असम राज्य में है। जबकि अगस्तमलाई किस राज्य में है? तो अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है। ठीक है, आंसर हो जाएगा नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, डिब्रूगढ़ सिखोवा असम, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए सूची 1 में क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उसका स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, ए में है नाना साहब। नाना साहब कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। नाना साहब को ही हम लोग कहते हैं, नाना साहब को ही धोंदू पंत कहा जाता था। ठीक है, कानपुर से लड़े थे। तो इसके सेनापति का नाम थे तत्या टोपे के नेतृत्व में, ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम हजरत महल का अन्य नाम था महकपरी, क्या नाम था? महकपरी। अब लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह कहाँ से किया था? तो वीर कुंवर सिंह बिहार से किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब कानपुर से किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से किए थे, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से किए थे और वीर कुंवर सिंह बिहार में किए थे। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। देख लीजिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और स्थान देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बरेली, फैज़ाबाद, इलाहाबाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट दिल्ली। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान। फैज़ाबाद से मौलवी साद अहमदुल्ला मौलवी, मोहम्मदुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली और दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड इसका नेतृत्व किया था। इसके सेनापति कौन थे? तो बख्त खां सेनापति। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। बरेली से खान बहादुर खान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जिसके सेनापति थे बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। देख लीजिए 1 नंबर नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ से? अवध से। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से। कुंवर सिंह बिहार से। बरेली से खान बहादुर खान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में है जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी में है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी में है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी में है मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा
जोनाथन डंकन। देखिए क्वेश्चन था बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। किसने, कब की थी? सन 1791 ईस्वी में की थी। 1791 ईस्वी में की थी। यहाँ पे किसका शिक्षा दिया जाता था? तो यहाँ पे हिंदू कानून और दर्शन के दर्शन का शिक्षा जाता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? ऑप्शन नंबर ए है मीर जाफर, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वित। ऑप्शन नंबर बी है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वित। ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां और शाह आलम द्वित। ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और निजामुद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वित, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, जबकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वित ने इस युद्ध में भाग लिया था। मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, जिसे 1763 में हटा दिया गया था। जब उसे हटाया गया तो वो अवध भाग गया। वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वित के साथ समझौता कर लिया और 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है मुगल दरबार की भाषा अरबी थी, तो मुगल दरबार की भाषा अरबी थी, तो कथन एक गलत है। तो मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। कथन नंबर 2 है नस्ततिलक लेखन की एक शैली थी। नस्ततिलक लेखन की एक शैली थी, बिल्कुल सही है, नस्ततिलक लेखन की एक शैली थी। कथन नंबर 3 है चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद का संबंध ईरान से था, तो बिल्कुल सही है, था। चौथा कथन है विजहाद सफावी दरबार का चित्रकार था। विजहाद सफावी दरबार का चित्रकार था, बिल्कुल सही है, विजहाद सफावी दरबार का चित्रकार था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। एक गलत है, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो चित्रकार मीर सैयद अली अब्दुस समद का संबंध ईरान से था, ये हुमायूं के साथ भारत आया था। अकबर ने अब्दुस समद, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया, अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि तथा मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए अब्दुल समद और सैयद मीर अली हुमायूं के साथ भारत आया था। अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, जबकि मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ठीक है, देखिए सीरी कलम का मतलब होता है मीठी कलम वाला। ठीक है, और नादिर उल असर
का मीनिंग होता है अपने युग का चमत्कार। अपने युग का चमत्कार, अपने युग का चमत्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आईनी अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आईनी अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसे 5 संशोधन के बाद पूरा किया था। इसे 5 संशोधन के बाद पूरा किया था, बिल्कुल सही है। अबू फजल ने इसे 5 संशोधन के बाद पूरा किया था। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में है, ये बिल्कुल सही है। 3 जिल्दों में की गई थी। जिल्द मतलब अध्याय या वॉल्यूम, जिल्द मतलब अध्याय या वॉल्यूम, अध्याय, ठीक है। 3 वॉल्यूम में की थी। तो ऑप्शन कथन नंबर 2 भी सही है। कथन नंबर 3 है पहली जिल्द में आईनी अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित किया गया है। देखिए अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखी गई थी, याद रखिएगा। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में, ठीक है। पहला वॉल्यूम में क्या था? अकबर के पूर्वजों का इतिहास, याद रखिएगा। अकबर के पहला वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों का इतिहास, दूसरे वॉल्यूम में अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण और तीसरे अध्याय को ही आईने अकबरी कहा जाता था। तीसरे अध्याय को क्या कहा जाता था? तो आईने अकबरी कहा जाता था। लिख लीजिए अकबर के पहले जिल्द में, पहले अध्याय में अकबर के पूर्वजों का इतिहास, ठीक है। उसके बाद सेकंड अध्याय में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, तीसरे अध्याय में आईनी अकबरी, आईन ए अकबरी, तीसरे अध्याय को आईनी अकबरी कहते हैं। तो कथन नंबर 3 देखिए, पहली जिल्द में आईनी अकबरी के शाही नियम कानून का सारांश और राजपत्र के रूप में संकलित किया गया है, जो कि गलत है। देख लीजिए अकबरनामा 3 जिल्दों में लिखी गई थी, 3 अध्यायों में लिखी गई थी। पहला अध्याय में अकबर के पूर्वजों का इतिहास है, दूसरे अध्याय में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तीसरे अध्याय को ही आईने अकबरी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 3 गलत है। तो कौन सही है? केवल सी, 1 और 2 सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन है राजस्व विभाग, ऑप्शन बी है कृषि विभाग, ऑप्शन सी है मुद्रा विभाग, ऑप्शन डी है सैन्य विभाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विभाग। दीवाने अमीर कोही विभाग, जिसके अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रखंड अधिकारी नियुक्त किए थे, जो किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना और बेहतर फसल उगाने के लिए प्रेरित करता था। ठीक है, तो दीवाने अमीर कोही विभाग किसके लिए था? तो कृषि विभाग के लिए। किसके लिए? कृषि विभाग के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है वैदिक काल। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम पे व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, 20, कुल, जन और राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन बी है कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ऑप्शन सी है जन, कुल, 20, ग्राम, राष्ट्र। ऑप्शन डी है कुल, जन, ग्राम, कुल, जन, 20, राष्ट्र, ग्राम। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई
परिवार होता था जिसे कुल कहते थे। ठीक है, और इसके प्रधान को कुलपा कहते थे। वैदिक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था जिसे कुल कहते थे और इसके प्रधान को कुलपा कहते थे। कई सारे कुल मिलकर ग्राम बनता था, कई सारे ग्राम मिलकर विश्व बनता था, कई सारे विश्व बन के जन का निर्माण होता था और कई सारे जन मिलके राष्ट्र का निर्माण होता था। देखिए, कुल के प्रधान को कुलपा कहते थे, ग्राम के प्रधान को ग्रामनी कहते थे, विश्व के प्रधान को विश्वपति कहते थे, जन के प्रधान को जनपति कहते थे, राष्ट्र के प्रधान को राजन या राजा कहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शस्य प्रारूप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, जो बिल्कुल सही है। रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काटा जाता है अप्रैल और मई में। ठीक है, अप्रैल और मई में। खरीफ नंबर 2, खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, जिसे जून जुलाई में बोई जाती है और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। कथन नंबर 3 कह रहा है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। कथन नंबर 3 भी सही है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। कथन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद नंबर 324 में भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। कथन नंबर 2 कह रहा है निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था होती है, तो निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय संस्था नहीं होती है, ये कथन गलत है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था होती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है।
कथन नंबर 3, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता है। कथन नंबर 3 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता है। तो कथन नंबर 3 भी सही है। कथन नंबर 3 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तन किए गए हैं। तो कथन नंबर 1 कह रहा है इसके द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। बिल्कुल सही। 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। कथन नंबर 1 सही है। पर कथन नंबर 2, इसके द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। कथन नंबर 3, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए थे। बिल्कुल सही है। संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए थे। कथन नंबर 4 में जाते हैं। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए थे। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, जिसके तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। तो 42वां संविधान 1976 के तहत संविधान की 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए, जिसमें राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। तो वो 5 विषय थे। देखिए, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। वो 5 विषय हैं। कौन कौन? शिक्षा, दूसरा रखेगा वन है तो वन्य जीवो, चौथा है नाप तोल, 5वां है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के गठन को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन इसी न्याय प्रशासन के तहत होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसमें बोला गया कौन सा कथन सही है। तो चारों कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून सन 1986 में पारित हुआ भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत के संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। भारत के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। कुछ अपवाद हैं। गोवा,
60 से कम गोवा, 60 से कम 40, मिज़ोरम 40, सिक्किम 32। कथन नंबर 2, विधान परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य के विधानसभा की सदस्य का आधे से अधिक नहीं हो सकती, हालांकि यह सदस्य की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो कथन नंबर 2 गलत है, क्योंकि विधान परिषद की संख्या विधानसभा के सदस्य की संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, तथा 40 से कम नहीं हो सकती, 40 से कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। तो आर्टिकल नंबर 171 याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 171 में कहा गया है कि विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्य की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती तथा 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो कथन 1 सही है और कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, और आर्टिकल 170, आर्टिकल 171 तो आप देख लिए, आर्टिकल 128 देख लीजिए, आर्टिकल 169 भी देख लीजिए। यहीं पे आर्टिकल 128 विधानमंडल का गठन का चर्चा है, विधानमंडल का गठन का चर्चा है, विधानमंडल का गठन का चर्चा है। आर्टिकल नंबर 169, आर्टिकल नंबर 169 विधान परिषद का गठन या समाप्त करने का चर्चा है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा का गठन करने और उसको समाप्त करने की चर्चा है। अभी भारत में कुल 28 राज्य में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा परिषद है। देखिए वो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो केवल 1 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, विधानसभा एक अस्थायी सदन है जबकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। कथन नंबर 1 गलत है। देखिए विधानसभा एक अस्थायी सदन है, यहाँ पर हर 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव किया जाता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष रिटायर होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। कथन नंबर 2, राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी आवश्यक है। कथन नंबर 2 सही है। देखिए विधानसभा के सदस्य होने का आयु कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के सदस्य होने का आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कथन नंबर 3, विधान परिषद के सभापति का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। तो कथन नंबर 3 गलत है। देखिए विधान परिषद के सभापति का जो चुनाव होता है वह विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही होता है, न कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो कथन नंबर 3 गलत है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि इस सवाल में कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन 1 और कथन 3 सही नहीं है। तो किस ऑप्शन में है 1 और 3? ऑप्शन नंबर डी में है कथन 1 और कथन 3 सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है सदन में अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद के विरुद्ध सामूहिक रूप से अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। तो कथन नंबर 1 गलत है। कथन नंबर 1 गलत इसलिए है, देखिए
सदन में अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सामूहिक रूप से, यहाँ तो सही है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सामूहिक रूप से लाया जाता है, न कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो कथन नंबर 1 गलत है। कथन नंबर 2, मंत्रिपरिषद केवल वित्त विषयों के संबंध में ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो केवल वित्त विषयों तक सीमित नहीं है। देखिए, मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो केवल वित्तीय विषयों तक सीमित नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर अपने मालिकाना हक वाली ज़मीन पर एक नया व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, परंतु राज्य सरकार बिना किसी युक्त प्रतिबंध के आधार पर उसे यह करने से रोकती है, तो उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। कथन 1 में वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कथन 2, वह अनुच्छेद 21 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। कथन 3, वह अनुच्छेद 19 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कथन 4, वह अनुच्छेद 19 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। देखिए, इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा। इस सवाल का उत्तर होगा, भारतीय संविधान में 19 के तहत भारत का नागरिक भारत के किसी भी स्टेट में व्यापार या कहीं भी भारत के अंदर व्यापार और व्यवसाय कर सकता है। हालांकि 19 का 6 के तहत कहा गया है, आर्टिकल 19(6) के तहत कहा गया है, राज्य सरकार युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन सवाल में बिना युक्त प्रतिबंध के आधार पर, बिना किसी युक्त प्रतिबंध के आधार पर उसे रोकना चाहती है, तो वो नागरिक आर्टिकल 19 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है तथा आर्टिकल 19 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 3 और 4। कथन और 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कथन 3 और 4। देखिए, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, विधि निर्माण की विधि विषय के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संबंधित है। अब तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 247, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 248। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 245 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होगा तथा विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य में लागू होगा। अनुच्छेद नंबर 247 कहता है कि संसद अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 248 कहता है यह आर्टिकल हमें अवशिष्ट विषयों के बारे में जानकारी देती है। अवशिष्ट विषयों में सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है।
तो इसको लिख लेते हैं। अनुच्छेद 245 कहता है संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया कानून पूरे देश में तथा विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून पूरे राज्य में लागू होता है। अनुच्छेद 247 कहता है संसद अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 248 हमें अपशिष्ट विषयों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। अनुच्छेद 246 देखिए, अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की चर्चा है। ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है काम पाने का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काम पाने का अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है। काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है। काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश के गरीबी के मकर जाल से निकालने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाया गया था। 1951 से 1956 तक चलाया गया था, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन 1 सही। कथन नंबर 2 प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर औद्योगिक क्षेत्र में दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर औद्योगिक क्षेत्र पर दिया गया था। गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर कृषि के क्षेत्र में दिया गया था। तो कृषि के क्षेत्र में जोर दिया गया था। कृषि के क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था।
कथन नंबर 3, इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र पर निवेश किया गया था। तो बिल्कुल सही है, इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र पर निवेश किया गया था, जिसके तहत भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। जिसके तहत भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 और 3 सत्य है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? ऑप्शन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी ऑप्शन बी है v बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर, सी ऑप्शन सी बराबर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन डी है s बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, गति का समीकरण किसने दिया है? गति की परिभाषा और गति का समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया है? गति का समीकरण और गति की परिभाषा और गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया है। किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। जबकि गति का नियम न्यूटन ने दिया है। देखिए, गति के कुल 4 समीकरण हैं। चार समीकरण है। पहला है फर्स्ट है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा समीकरण है फोर्थ नंबर का समीकरण है s बराबर u प्लस हाफ a बाय 2n माइनस 1। तो गति के 4 समीकरण हैं। तो सेकेंड समीकरण कौन सा है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विद्युत चुंबक तरंगे दिया गया है तथा सूची 2 में उसके खोजकर्ता को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में है पराबैंगनीकरण की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनीकरण की खोज की थी रीटर ने। अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने की थी। ऑप्शन सी में है लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिच हटरस ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी की खोज की थी रीटर ने, अवरक्त किरण की खोज की थी हर्शेल ने, लघु तरंग की खोज की थी हेनरिच हटरस ने, दीर्घ तरंग की खोज की थी मार्कोनी थे। उसका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3। किस ऑप्शन में है? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु इसका विनाश हो सकता है। ऑप्शन बी है ऊर्जा का सृजन और विनाश हो सकता है। ऑप्शन सी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए है दबाव, ऑप्शन नंबर बी है संवेग, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक यानी जी का। ये छोटी जी है, ये बड़ी जी। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण छोटी जी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्सल कांस्टेंट का। जब दो द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उसके बीच लगने वाला बल m1 दोनों पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल बट्टे r स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। r स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। तो अगर इस समानुपाती को हम यहाँ से हटाएंगे तो समानुपाती को हटाने के यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट जी लगाना पड़ता है। जी लगा के m1 इंटू m2 बट्टे r स्क्वायर, यहाँ से हम जी का मान निकालते हैं। देखिए जी का मान निकालने के लिए ये r स्क्वायर f से गुना हो जाएगा f r स्क्वायर बट्टे ये इधर आ जाएगा m1 इंटू m2 बराबर जी। ठीक है, जी बराबर हो गया एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू f2। इसको सॉल्व कीजिए। जी बराबर f को लिख सकते हैं फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर स्क्वायर मतलब r एक त्रिज्या है, त्रिज्या का दूरी, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और मास है नीचे में मास 1 मास 2 तो केजी इंटू केजी। तो जी बराबर हो जाएगा जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर। केजी को जब ऊपर लाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2, ये हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक है, जो गलत है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। कथन नंबर 2 विटामिन बी के कारण पेलेग्रा नामक रोग होता है, तो ये कथन सही है। विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। कथन नंबर 3 विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जो गलत है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन 3 सत्य नहीं है। कथन 3 सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी सही नहीं है। देखिए विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी है संतृप्त विलयन, ऑप्शन सी है कोलाइडी विलयन, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। देखिए
ऐसा विलयन के बारे में पूछ रहा है जिसमें एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिसमें एक सीमा के बाद और अधिक विलयन नहीं घोला जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कार्य के बारे में कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 का है कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशाएं वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कथन नंबर 1 सही है। कार्य बराबर वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू कार्य की दिशाएं में विस्थापन इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, ये कार्य का सूत्र होता है। कार्य द्वारा कार्य की माप अगर हम करते हैं तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है। कथन नंबर 2 है कार्य एक सदिश राशि है। कार्य एक सदिश राशि है, गलत है। कथन नंबर 2 गलत है। कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। कथन नंबर 3 कह रहा है बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। तो इसको एक फार्मूला से दे सकते हैं, W वर्क बराबर FS कॉस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ दिया गया है 0 डिग्री। ठीक है। FS कॉस 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो FS W बराबर FS, तो 0 डिग्री पर वर्क जो है अधिकतम होता है न कि न्यूनतम, अधिकतम होता है न कि न्यूनतम। तो अब कथन नंबर 3 गलत है। अगर न्यूनतम का बात करें कि न्यूनतम कब होता है, कितने डिग्री कोण पर न्यूनतम होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य न्यूनतम होता है। थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य न्यूनतम होता है। देख लेते हैं W बराबर FS कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, FS कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो पूरा कार्य हो जाएगा 0। तो जब थीटा का मान 90 होता है तो कार्य 0 होता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन केवल 2 और 3 गलत है। 2 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें। फार्मूला लिखते हैं C-0/100 K-273/100 F-32/180 बराबर R-0/80। देखिए यहाँ से आप ले लीजिए केल्विन को फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने का फार्मूला। यहाँ से आप सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं इस फार्मूला से। तो इस फार्मूला के में मान रखते हैं। देखिए K-273/100, हमको K का मान निकालना है। F यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 और -32/180, इसको घटाइएगा 20 5 100, 20 9 बार में। ठीक है। K-273, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 28, ये 5 यहाँ चल जाएगा, 5 × 9 28। देखिए 28 K-273, अगर 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140/9। ठीक है, 140/9। K-273 इक्वल टू हो जाएगा 15.5
15.55 अगर इस -273 को उस तरफ भेजते हैं 15.55 प्लस 273 तो आंसर आएगा 288.55 जो लगभग ऑप्शन सी के बराबर है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है आइसोबार, ऑप्शन बी में है आइसोटोप, ऑप्शन सी में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्शन डी में है आइसोटोन्स। देखिए तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आइसोटोप्स। ऐसे तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं आइसोबार। आइसोबार का हिंदी होता है समभारिक। समभारिक उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1914, ऑप्शन बी में है 1916, ऑप्शन सी में है 1917 और ऑप्शन डी में है 1919। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन है 1868, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1893। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया तो 1885। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन है ऑप्शन ए 17 फरवरी 1962 को, ऑप्शन बी 31 फरवरी 1950 को, ऑप्शन सी 22 मार्च 1957 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए 17 फरवरी 1962। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ तो ऑप्शन ए 17 फरवरी 1962 को, 17 फरवरी 1962 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। लौरिया नंदराज अभिलेख किस जिले में अवस्थित है तो ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी आरा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी ईसाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ईसाई। पादरी की हवेली कहाँ है। पादरी की हवेली पटना में है। पादरी की हवेली कहाँ है। पादरी की हवेली पटना में है। पादरी की हवेली ईसाई धर्म से संबंधित है और ये पटना में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में है सैन्य अभ्यास और सूची 2 में है देश और सेना। ए में है द्वीप शक्ति 2026, बी में फ्रीडम शील्ड, सी में है ककाडू 2026। द्वीप शक्ति किसके बीच हुआ है। द्वीप शक्ति भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। द्वीप शक्ति किसके बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। फ्रीडम शील्ड किसके बीच हुआ है। फ्रीडम शील्ड भारत किसके बीच हुआ है। फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। ककाडू 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ककाडू 2026। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 2 द्वीप शक्ति भारत फ्रांस, फ्रीडम शील्ड अमेरिका दक्षिण कोरिया और ककाडू बहुराष्ट्रीय। इसका 2-1-3 किस ऑप्शन में है। 2-1-3 ऑप्शन नंबर ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए, द्वीप शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो हिंद महासागर में। एग्जाम में स्थान भी पूछा जाता है। फिर फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में। ककाडू सैन्य अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, 2025 का नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए प्रदान किया गया था? 2025 में भौतिकी में, फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला, किस योगदान के लिए मिला? तो ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटरी टी सेल की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर बी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र की स्थापना हेतु योगदान के लिए। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए। 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को मिला है, जो इस प्रकार है। जॉन क्लार्क USA, मिचेल डेवोरेट ये भी USA का। इसका जॉन मार्टिनेस कहाँ का? ये भी USA का। तो एक बार फिर से देख लीजिए। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिचेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनेस को मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, 2026 का पद्मश्री सम्मान मरणोपरांत प्राप्त करने वाले बिहार के लोक कलाकार विश्व बंधु किस लोक नृत्य शैली के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है जट जाटिन, ऑप्शन बी है डोमकच, ऑप्शन सी है झिझिया, ऑप्शन डी है विदेशिया। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशिया। देखिए, बिहार के लोक कलाकार विश्व बंधु किस लोक नृत्य शैली के संबंधित थे? तो विदेशिया। किस नृत्य शैली से संबंधित थे? विदेशिया। तो ये आखिरी सवाल था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कंटेंट का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।